हेलो नमस्कार। प्रक्रिया संहिता 1908 द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के लिए आज हम आपके समक्ष विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता का जो प्रैक्टिकल बेसिस पे किस प्रकार इसका यूज होता है और किस तरीके से हम इसका प्रयोग कोर्ट में करते हैं और किस तरीके से एमपी सिविल जज या अदर एग्जाम जो जुडिशरी कंडक्ट कराती है उसमें किस तरीके से इसका स्कोप हमें देखने को मिलता है, कहाँ कहाँ से हमारे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और हमें सिविल प्रक्रिया संहिता को किस तरीके से पढ़ना है कि हमें जो लंबे समय तक हमारी लॉन्ग टाइम तक हमारी मेमोरी में ये सेव हो जाए चीजें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता को कितने भागों में डिवाइड किया गया है और हम किस तरीके से इसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और कैसे हम इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता, इसका नाम है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इसमें हम देखते हैं कि मोस्टली हम देखें तो ऐसे एक तो पहला हम समझें इसके लिए कि सेक्शन और दूसरा पॉइंट समझें हम इसका भाग। तो पहले भाग में हम सेक्शन की बात करते हैं तो 158 सेक्शंस हैं सीपीसी में और दूसरी हम बात करते हैं 51 ऑर्डर हैं। अब हमें क्या करना है कि स्टूडेंट क्या करते हैं गलती कि सबसे पहले हम सेक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ऑर्डर पढ़ेंगे। तो परिस्थितियां क्या बनती हैं कि जब व्यक्ति सेक्शन पढ़ता है तो 158 सेक्शन वो पढ़ेगा और फिर वो ऑर्डर स्टार्ट करेगा और यदि उसने कनेक्ट नहीं किए एक दूसरे के लिए तो सिविल प्रक्रिया संहिता को समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। आप अपने परिप्रेक्ष्य में देखें कि किस तरीके से हम जो लॉ है हम किस तरीके से उसे रिलेट करते हैं। सीपीसी है एक रिलेशन का सब्जेक्ट है, यानी सेक्शन के बिना हम ऑर्डर की कल्पना नहीं कर सकते और ऑर्डर के बिना हम सेक्शन की कल्पना नहीं कर सकते, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक समझ लीजिए कि हम इसके बिना ऐसे समझ ही नहीं सकते हैं चीजें कि किस तरीके से हमें याद करना है या किस तरीके से हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता जो 1908 की है, इसका हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी देखते हैं फिलहाल कि किस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता कब लागू हुई। तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1 जनवरी 1909 को लागू हुई। अब हम देखते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता का विस्तार की भी बात आती है। सेक्शन फर्स्ट बात करता है कि संक्षिप्त नाम, विस्तार या प्रारंभ। तो हम देखते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता का विस्तार संपूर्ण भारत पर है, ठीक, द होल ऑफ इंडिया पर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का लागू होती है, अप्लाई होती है। दूसरी हम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर पहले एक एक्सेप्शन था जिस पर हमारी सिविल प्रक्रिया संहिता लागू नहीं होती थी, लेकिन वर्तमान समय में सिविल प्रक्रिया संहिता 31 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत में लागू होने लगी है। और अभी एक क्वेश्चन बन सकता है प्री में कि जो सिविल प्रक्रिया संहिता है वो नागालैंड और असम जनजाति क्षेत्रों पर अभी भी सिविल प्रक्रिया संहिता लागू नहीं होती है, ठीक। तो सेक्शन 1 हो गया। अब सेक्शन 2 बात करता है डेफिनेशन की। डेफिनेशंस में हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं। तो अब हम बात करते हैं, सेक्शन 1 हमारा हो गया है। अब हम बात करते हैं कि जो सिविल प्रक्रिया संहिता है उसे अब हम एक इलस्ट्रेशन से पूरा समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दो पक्षकार हुए, दो पक्षकारों में एक जमीन से संबंधित डिस्ट्रीब्यूट उत्पन्न हुआ, विवाद उत्पन्न हुआ, जिसमें ए कह रहा है कि जमीन मेरी है और बी कह रहा है जमीन मेरी है। अब क्या हुआ कि दोनों झगड़े। अब एक्चुअल में जमीन किस व्यक्ति की है ये डिसाइड कैसे किया जाए। तो हमने क्या किया,
एक वकील साहब के पास गए तो वकील साहब ने बताया कि इसके लिए तो सिविल सूट दायर करना पड़ेगा, जब ही डिसाइड हो पाएगा कि जमीन किसकी है। क्योंकि इधर आप भी बता रहे हैं कि जमीन हमारी है, इधर सामने वाला भी बता रहा है तो हमारी है। तो सबसे पहले हम बात देखते हैं कि इसमें दो पक्षकार हुए। एक तो हुआ वादी यानी प्लेंटिव, दूसरा हो गया डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी। तो डिफेंडेंट और प्लेंटिव यानी दो व्यक्तियों के बीच जो मामला उत्पन्न हुआ, तो इसमें प्लेंटिव कौन होगा और डिफेंडेंट कौन होगा, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेंटिव यानी वादी, जो न्यायालय में जाता है, जो न्यायालय में प्रे करता है, पहले जो न्यायालय में वाद लाता है उसे हम कहते हैं वादी। और दूसरी बात करते हैं हम डिफेंडेंट की यानी प्रतिवादी, तो जिसके विरुद्ध हम वाद लाते हैं, अगेंस्ट पार्टी होती है, उसके लिए बोलते हैं हम प्रतिवादी। ठीक, अब एक और बात समझ लेते हैं अपन यहाँ पे कि वादी क्या लाता है। तो वादी ने किया क्या, अभिवचन यानी प्लीडिंग करके क्या किया उसने, प्लेंट तैयार। तो वादी क्या करता है, वाद पत्र पेश, और डिफेंडेंट क्या करता है, WS लिखित कथन पेश। ठीक, अब हम और देखते हैं इसके लिए। तो क्या हुआ, दो पक्षकार अपने लिए अभी उत्पन्न हुए, जिसमें क्या था, एक था वादी एक था प्रतिवादी। इतनी चीज क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। तो भैया वादी और प्रतिवादी हो गए। अब क्या हुआ, वादी और प्रतिवादी में झगड़ा किसके लिए हुआ, एक संपत्ति को लेकर के। तो संपत्ति देखना पड़ेगी भैया कैसी है, जमीन का झगड़ा है तो अचल संपत्ति है, तो हमने देखा भैया। अब हम गए, जब देखा हमने संपत्ति के बारे में, तो अब क्या हुआ, ऑर्डर 1 देखें आप। ऑर्डर 1 में लिखा है वादों के पक्षकार, द पार्टीज ऑफ सूट। इसमें सारी चीजें लिखी हैं कि कौन वादी के रूप में संयोजित किया जाएगा, कौन प्रतिवादी के रूप में संयोजित किया जाएगा, कौन इसमें कुसंयोजन वगैरह है, आदेश 1 नियम 9 कुसंयोजन और असंयोजन के बारे में। और सेक्शन 110 बात करता है, इसमें लिखा है गलतवादी के नाम से वाद, यदि आपने गलतवादी के नाम से वाद लगा दिया है तो भी 110 की एप्लीकेशन लगाई जाती है कोर्ट में, प्रैक्टिकल में। ठीक है, 131 आदेश 1 नियम 13 में बात करता है कि इसमें बात करते हैं हम कुसंयोजन और असंयोजन के बारे में, ऑब्जेक्शन के बारे में बात करते हैं कि ऑब्जेक्शन रेज कितने समय में किया जाएगा। ठीक, किसी भी प्रक्रम में कर सकते हैं। दूसरी हम बात करते हैं कि वादी और प्रतिवादी हो गए। ठीक, यानी पार्टी मिल गई अपने लिए बात की। अब समझ में आ गया अपने लिए कि अपन किसके बीच, कौन किसके बीच बात कर रहा है। ठीक, दूसरी हम बात करते हैं कि अब चलते हैं अपन हम सेक्शन 9 में। जब हमें पार्टी मिल गई तो हम अभी अपन एक चीज पे और चलते हैं। इससे पहले वादों की विरचना, फ्रेम ऑफ सूट पे चलते हैं। ठीक, और फिर अपन ने क्या किया, आदेश 3 नियम 4 में अपन ने, सामने वाले ने एक वकील अपॉइंटमेंट कर दिया। तो वकील साहब के पास तो जाओगे, पक्षकार तो हो गए, अब वकील के पास जाओगे तो वकील साहब बताएंगे क्या है सिचुएशन मामले की। इससे पहले हम, इसके बाद हम कहाँ गए, सेक्शन 9 में। वकील साहब ने देखा कि भैया किस चीज के लिए बात है। तो सेक्शन 9 बात करता है कि ऐसे सभी वादों का सिविल न्यायालय द्वारा विचारण किया जाएगा जो अभिव्यक्त एवं विवक्षित रूप से सिविल प्रकृति के घोषित किए गए हैं या सिविल प्रकृति के बताए गए हैं। तो सबसे पहले हमें ये तो हमने देख ही लिया था कि सिविल प्रक्रिया संहिता कैसा नेचर है, कैसी प्रकृति की विधि है। तो सिविल नेचर की विधि है। तो सिविल नेचर में संपत्ति संबंधी वाद है और धन संबंधी वाद है। तो कैसा है, यानी सिविल प्रकृति का वाद है। तो अपने लिए सेक्शन 9 से ये भी पता चल गया कि वाद कैसा है हमारा, सिविल प्रकृति का वाद है। सिविल प्रकृति के बाद में हम देखेंगे कि जो सिविल प्रकृति का जो वाद है, तो न्यायालय के लिए भैया अधिकारता भी होना चाहिए। तो यदि यहीं पे हम अधिकारता भी देख लेते हैं, सेक्शन 6 में धन संबंधी अधिकारता है। ठीक, कोर्ट में किस तरीके से हम मामला ले जाएंगे, किस कोर्ट में ले जाएंगे, तो ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये चीजें देखना पड़ेंगी कि कोर्ट में प्रॉपर फीस लगी है कि नहीं, ये लॉ के क्वेश्चंस हैं, प्रॉपर टाइम बार्ड तो नहीं है, किसी तथ्य को उसने
जो सामने वाले व्यक्ति ने छिपाया तो नहीं है विधि के प्रश्न को, ये सामने वाला जब अपन प्लीडिंग पेश करेंगे तो सामने वाला इसमें बताएगा। ठीक, तो ज्यूरिडिक्शन भी मिल गया 15 से 25 तक कि किस न्यायालय में संस्थगित करना है बात। अब इसके बाद जब हमने ये सारी चीजें देख ली तो सेक्शन 26 पे आए आप। सेक्शन 26 बात करता है कि वादों का संस्थगित किया जाना, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, यानी बात किस तरीके से संस्थगित किया जाएगा। इसके लिए पढ़ना है हमें ऑर्डर 4 के साथ। तो ऑर्डर 4 में 2 रूल दिए गए हैं। तो जो वाद होगा हमारा वो प्लेंट से तैयार होगा, वाद पत्र द्वारा वाद प्रारंभ किया जाना। ठीक, अब प्लेंट क्या होता है? देखो, समस्याएं हमें लगातार मिलती रहेंगी, हमें चीजें समझना है। तो प्लेंट क्या होता है? जैसे ही अपन आदेश 7 देखेंगे तो उसमें प्लेंट के लिए बताया गया है। प्लेंट आदेश 7 नियम 1 में दिया गया है कि प्लेंट की क्या क्या पार्टिकुलर्स होंगी, प्लेंट की क्या क्या विशिष्टियां होंगी, ये सारी चीजें हमें आदेश 7 में मिलती हैं। जिसमें आदेश 7 नियम 1 बात करता है, उसमें बताया गया है कि वादी का नाम होगा, नहीं, प्रतिवादी का अपना पता नाम वगैरह होगा, प्रतिवादी का अपना नाम पता होगा, प्रॉपर कोर्ट फीस होगी, को जो भी अनुतोष मांगा है वो सारी चीजें होंगी, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो वो मांगना चाहते हैं वो सारी चीजें होंगी, और ये सारी चीजें उसमें दी गई हैं। ये सारी चीजें हमें लिखना पड़ेंगी। अब आदेश 7 नियम 11 बात करता है वाद पत्र का नामंजूर किया जाना। जब अपन ने कोई सूट दायर कर दिया, प्लेंट दायर कर दिया, तो वो किन किन कंडीशंस में नामंजूर किया जा सकता है। तो उसमें कुछ कंडीशंस हैं 6 प्रकार की, जिसमें हम अपन ने बात की है कि वाद पत्र को हम नामंजूर भी कर सकता है कोर्ट, लेकिन वो 7 कंडीशन को फुलफिलमेंट करना पड़ेगा। तो पहली थी कि जो प्रॉपर कोर्ट फीस नहीं दी गई है, या हमने उचित तरीके से उसे 2 प्रतियों में फाइल नहीं किया है, और जो हमें प्रॉपर एवेल्युएट करना था फीस का वो नहीं किया है, या और भी अन्य चीजें हैं उसमें बताया गया है कि किन किन कंडीशंस में वाद पत्र नामंजूर किया जाएगा। ठीक, इतनी सारी चीजें हमने देख ली। तो ऑर्डर 4 बात करता था, ठीक है, ऑर्डर 4 में हमने देखी। अब ऑर्डर 4 में जो वाद पत्र है वो कितनी कॉपियों में दायर होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिकल भी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। तो वाद पत्र हमेशा 2 प्रतियों में फाइल होता है, एक तो कोर्ट के पास रहती है और दूसरी प्रतिवादी के पास चली जाती है, जिसमें वाद पत्र में वो सारी चीजें लिखी होती हैं जो एक वादी अपनी चीजें मांगना चाहता है, जो विवाद है। ठीक, तो उसके बाद हम आदेश 4 नियम 2 में वादों का एक रजिस्टर होगा। आपने देखा होगा सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस में कि एक नंबर मिलता है कोर्ट के द्वारा, जैसे 3A/2022 ऑब्लिक, ऐसे सारे नंबर में डिफाइन होता है। तो इससे क्या होता है, एक आइडेंटिफिकेशन हो जाती है अपने सूट की कि किस प्रकृति का सूट है और किस नंबर का है। तो हम आजकल ऑनलाइन प्रोसीडिंग में चेक कर पाते हैं कि किस प्रकृति का दावा है, RCA है, रेगुलर सिविल अपील, ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो हम देखते हैं जो हाई कोर्ट के ऐप हैं उसमें अपन जब चेक करते हैं अपने मामले के लिए, आप सभी लोग इस चीज से अवेयर होंगे, तो वहां से पता चल जाता है हमें कि हमारा सूट है वो किस प्रकृति का है। तो ये वादों का रजिस्टर होता है ना, ये उसी के अकॉर्डिंग हम तैयार करते हैं। जो रजिस्टर वो तैयार होता है फिर वो ऐप पे अपलोड हो जाती है चीजें। ठीक, अपन ने इतना देखा। अब आदेश 6 में अपनी प्लीडिंग हुई, आदेश 7 में अपन ने वाद पत्र तैयार हो गया। अब आदेश 6 में जो हमने प्लीडिंग देखा कि प्लीडिंग होती क्या है, तो अभिवचन बोलते हैं इसे। अभिवचन का मतलब होता है वाद पत्र या लिखित कथन, यानी प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट, इसे ही बोलते हैं हम क्या, अभिवचन बोलते हैं इसे। अब अभिवचन में भी देखा अपन ने, इसमें एक क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन करता है। इसमें और लिखा होता है हिंदी में, और इंग्लिश में एंड लिखा होता है। इसमें
हम कई बार इस क्वेश्चन को याद करके पढ़कर भी हम इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में वहां पे जाकर के गलत कर देते हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। या वाला हिंदी में है, और ओ आर और वाला आता है कि बादपत्र और ओ आर और लिखित कथन, ठीक, ये आते हैं अभिवचन के। अब हम बात करते हैं कि आदेश 7 नियम 11। आदेश बादपत्र का नामंजूर किया जाना, ये हमने देख ही लिया है। अब हमने इतना देखा, ठीक। अब क्या हुआ, ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हम सेक्शन 27 से 32 तक, जिसमें बात करता है कि समन की तामील। आदेश 5 सेक्शन 27 से 32, इसमें हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमारा जो समन है वो किसके लिए जाएगा। तो इसमें लिखा है आदेश 5 में कि प्रतिवादी को समन किया जाएगा। प्रतिवादी कौन है? जिसके विरुद्ध हम दावा करना चाहते हैं। तो अब उसे इंफॉर्मेशन तो देना पड़ेगी। आपने कोर्ट में मामला संस्थगित कर दिया और आपके लिए कोर्ट फीस भी देना पड़ेगा, समन का खर्चा, तामील का, सर्विस का। यदि आपने सर्विस का, तामील का खर्चा नहीं दिया तो सामने वाले के लिए इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी? तो हमें क्या करना है, उसके लिए खर्चा भी देना है ना, तो हमारा वादी रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो हमने एक प्रॉपर खर्चा भी दे दिया कोर्ट के लिए। भैया आप खर्चा दे दिया तो कोर्ट की क्या ड्यूटी? यहां से होती है कोर्ट की, एक तरीके से कहें हम, ड्यूटी स्टार्ट। तो कोर्ट ने क्या किया, इसके लिए समन किया। किसके लिए? प्रतिवादी के लिए। प्रतिवादी हाजिर होगा। प्रतिवादी जैसे ही हाजिर होता है तो वो जो हमने प्लेंट लिखा है उसके अनुसार वो अपना दावा जो WS होता है वो लिखकर पेश करेगा ऑर्डर 8 के अकॉर्डिंग, और वो बताएगा। ऐसा नहीं है कि जैसा अपन ने क्या बोलते हैं, इसमें अपन ने देखा था प्लेंट में कि पैरा वाइज लिखा जाएगा हमारा हर क्वेश्चन का आंसर। हर प्लीडिंग में नंबरिंग होती है, यदि आपने देखा होगी कभी प्लीडिंग, तो उसमें नंबरिंग होती है। ए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, ऐसे नंबरों में विभक्त होती है। तो उसे हर पैरा का उसी नंबरों में, उसी क्रम में उसका आंसर लिखना होगा। ऐसा नहीं है कि मेरा इससे कोई झगड़ा नहीं है, एक लाइन लिखी और हो गई हमारा WS खत्म। ऐसा नहीं है, हमें हर पैरा का आंसर देना पड़ेगा, ठीक। दूसरी हम बात करते हैं कि जब हमने आंसर भी दे दिया सामने वाली पार्टी ने, कैसे कब देगा सामने वाली पार्टी आंसर, तो उसे जिस दिन से हमारा आदेश 8 नियम 1 बादपत्र, जिस दिन से हमने क्या किया, जिस दिन से हमारा जो सूट इंस्टीट्यूशन हो गया, बादपत्र संस्थगित हो गया, उस दिन से वो 30 दिन के भीतर उसका WS देगा। अब 30 दिन के भीतर यदि वो नहीं दिया फिर क्या करेगा कोर्ट? तो इसके पास क्या होता है कि सामने वाले डिफेंडेंट के पास एक युक्तियुक्त आधार होता है, तो वो उसका वो ले लेगा प्ली कि साहब मेरे पास युक्तियुक्त आधार है, सफिशिएंट ग्राउंड है मेरे पास साहब, इस कारण मैंने अपने WS फाइल नहीं कर पाया। कोई भी रीजन दे सकता है जो कोर्ट के लिए प्रॉपर कर लगती है। तो वो कितने दिन में, फिर वो 60 दिन में दे देगा उसका आंसर, ठीक। तो कुल मिलाकर के 90 दिन हो गए, 30 वो और 60 वो, तो 90 दिन में WS फाइल करना होता है पार्टी को, ठीक। इतनी चीजें हमारी क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं, WS भी हो गया, समन भी हो गया, सामने वाली पार्टी आ भी गई है। अब हम चलते हैं कि सामने वाली पार्टी ने WS भी फाइल कर दिया। अब क्या कंडीशन आती है? जब हम WS तक पहुंच ही गए हैं, सामने समन हो भी गया है, तो पार्टी अपीयर होगी कोर्ट में। पार्टी को तो अपीयर होना पड़ेगा, ठीक। पार्टी जैसे अपीयर होती है, उससे पहले क्या होता है, पार्टी अपीयर हुई, पक्षकारों की उपसंजाति और अनुपसंजाति का परिणाम आदेश 9 में जैसे ही पार्टी अपीयर हुई तो कोई डेट फिक्स करेगा कोर्ट और उसे देखेगा मामले के लिए। पार्टियों की जो भी इश्यू वगैरह है आदेश 9 में, कब वादी उपस्थित होता है तो क्या कंडीशन होगी, वादी ऊपर अब्सेंट रहता है
तो क्या कंडीशन होगी, प्रतिवादी एब्सेंट रहता है तो क्या कंडीशन होगी, ये सारी चीजें हैं कोर्ट देखेगा, कोर्ट की ड्यूटी है। तो ये सारी चीजें कोर्ट देखता है अपने हिसाब से। अब क्या होता है, इसी बीच हमने देखा कि पार्टी अपीयर हुई। अब कोर्ट भेजता है कि यार क्या इनमें समझौता हो सकता है, मध्यस्थ हो सकता है क्या, सुलह हो सकता है क्या, बीच बचाव हो सकता है क्या। तो सीपीसी 89 सीपीसी 89 में दिया गया है एक प्रक्रिया कि कोर्ट के पास एक ग्राउंड होता है जिसके आधार पर कोर्ट सिविल में भेजता है कि भैया आप इन अथॉरिटियों के पास चले जाइए, और यदि आपका मामला सुलझता है तो ठीक है, मामला लिटिगेशन में नहीं फंसेगा, और आप यदि वहां पे आप संतुष्ट होते हैं तो केस खत्म हो जाएगा। यदि आप वहां पे संतुष्ट नहीं होते हैं तो हम तो फिर बैठे ही हैं, हमारे पास आ जाना, क्या दिक्कत है, फिर तो वो चलेगी रेगुलर प्रोसीडिंग जो भी है। तो जैसे ही एक डेट फिक्स की जाती है कि आप उन जो मध्यस्थ, सुलह, बीच बचाव, लोक अदालत आपने सुना होगा, कोर्ट के द्वारा गठित की जाती हैं कि भैया लोक अदालत है आज इतनी तारीख को, शनिवार को या मंगलवार को, जिसमें पार्टियां जाती हैं अपने अपने इश्यू रखती हैं, यदि सेटल हो सकता है तो उसे समझाने का प्रयास करती हैं दोनों पार्टियों के लिए। यदि उनकी समझ में आती है तो उनका समझौता हो जाता है। और इसके आधार पर एक और बता दें, 89 के आधार पर हम अपील नहीं करते हैं, क्योंकि सहमति से जजमेंट होता है, सारी चीजें होती हैं। तो इसके विरुद्ध यदि कोई चाहे कि हमने पहले मध्यस्थ या सुलह, बीच बचाव, लोक अदालत से डिग्री प्राप्त कर ली है, अब हम कोर्ट जा रहे हैं दोबारा से चलाने, तो ऐसा नहीं किया जाएगा, ये उसमें लिखा है। और इसमें एक सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन, नहीं एफकॉन वाला केस आया था इसमें, सॉरी एफकॉन वाला केस आया था इसमें एफकॉन वाला कई बार केस उसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें पूछा जाता है कि धारा 89 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कौन सा केस है, तो एफकॉन वाला केस है। ठीक, इतनी हमने चीजें कर ली भैया। अब सपोज दैट उनका जो विवाद था, उनका विवाद नहीं निपटा, फिर हम क्या करेंगे आगे। जब नहीं निपटा तो फिर दोबारा कोर्ट ने तो बोल ही दिया था कि साहब आप हमारे पास आना, तो पार्टी क्या करेंगी, पार्टी कोर्ट के पास चली जाएंगी, तो पार्टी कोर्ट के पास आ गई। कोर्ट के पास जैसे ही पार्टी आई तो अब क्या होगा ऐसी कंडीशन में, तो जो कोर्ट ही फिर डेट फिक्स करेगा भैया। कोर्ट तो, क्योंकि डेट तो फिक्स करना कोर्ट की ड्यूटी है कि भैया सबके लिए न्याय, तो कोर्ट ने ड्यूटी फिक्स कर दी भैया। अब क्या हुआ, कोर्ट ने फिक्स की डेट तो पार्टी फिर दोबारा से अपीयर हुई कोर्ट में, उनने अपने अपने जो भी हैं रीजन बताए, रिकॉर्डेड किए जो भी, के साहब हमारा सुलह होना या लोक अदालत के माध्यम से हमें न्याय मिल पाना, हम सेटिस्फाई नहीं है न्याय से, कुल मिला के बात ये है, हम संतुष्ट नहीं है। तो ऐसी चीजों में क्या हुआ, कोर्ट ने देखा। ठीक, अब क्या होता है, अब जब कोर्ट ने ये माना कि यार इनमें समझौता नहीं हुआ है, अब तो रेगुलर प्रोसीडिंग अपनाना पड़ेगी। ठीक, तो और कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने सेक्शन जो अपना सेक्शन आदेश 12 होता है, उसमें गए हम, उसमें स्वीकृतियां हुई, पक्षकार अपनी, एक पक्षकार आया और उसने कोई तथ्य स्वीकार किए थे, या वो सारी चीजें इसमें स्वीकृतियां हैं। सिविल के मामले में जो व्यक्ति अपने विरुद्ध कथन करता है उसे हम स्वीकृतियां कहते हैं। तो स्वीकृतियां हमेशा करने वाले के विरुद्ध होती हैं, जैसा कि आपने इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 17 से 31 तक पढ़ा था। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो यहाँ से एविडेंस एक्ट के लिए भी कनेक्ट करना है, 17 से 31 आप रेफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसमें आपके लिए और क्लियर हो जाएगा कि स्वीकृतियां होती क्या हैं, और ऑर्डर 12 के साथ आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद हम चले कहां पे, दस्तावेजों का पेश किया जाना। आप कोर्ट तो बोलेगा ना भैया दस्तावेज पेश करो, दस्तावेजों का पेश किया जाना या प्रकटीकरण करना। तो आदेश 13 में क्या किया, पक्षकारों ने अपने अपने दस्तावेज पेश किए कि साहब ये मेरे पास नोटरी है, ये मेरे पास रजिस्ट्री है, दोनों पक्षकार अपने अपने दस्तावेज पेश करेंगे।
जैसे ही दोनों पक्षकारों ने अपने दस्तावेज पेश किए तो न्यायालय ने देखा दस्तावेजों में कि यार ये तो ऐसा मामला है जो प्रथम ही सुनवाई में निपट जाएगा, इसका कोई ज्यादा वो नहीं है गंभीर प्रकृति का, ये तो मतलब सिंपल नेचर का सूट है सिविल का, मतलब जल्दी डिसाइड हो जाएगा। तो कोर्ट ने कहा भैया आदेश 15 के अकॉर्डिंग प्रथम सुनवाई में निपटारा, एक काम कीजिए आप दोनों व्यक्ति अपने जो भी सारे और वो है क्या बोलते साक्ष्य वगैरह हैं आप पूरे लेके आइए, हम एक ही दिन में आपके मामले का निपटारा कर देते हैं। ये पार्टी लेके आएंगी, पार्टी की ड्यूटी है, पार्टी करेंगी, यदि हो सकता है कि मामला निपट सकता है तो निपटा देंगे, अदरवाइज फिर आगे प्रोसीडिंग करेंगे, जजमेंट हो जाएगा इसी आधार पर। अब क्या होता है कि नहीं निपटा सपोज दैट, तो अब क्या होगा, अब होगा भैया कि इश्यू ही तो उत्पन्न होंगे। अब नहीं हो रहा है, सामने वाले ने पेश किया लेकिन नहीं हुआ समझौता, लेकिन अब सामने वाले ने जो कार्य किया ना, जो न्यायालय ने जो दस्तावेज मंगाए थे ना, तो न्यायालय ने देखा कि अब इनका समझौता नहीं हो सकता है, अब विवादक बनाया जाए, इश्यू सेटलमेंट ऑफ इश्यू, विवादकों का स्त्रीकरण आदेश 14 में होता है। तो सबसे पहले हम बात कर समझते हैं कि विवादक क्या होते हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट ऑर्डर है, इसमें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में और जो चार्ज जो वो बोलते हैं विवादक होते हैं उनमें ऐसे हम बहुत ज्यादा इसका उपयोग करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं विवादक होते क्या हैं। तो विवादक किस तरीके से उत्पन्न होते हैं, तो विवादक का मतलब होता है जब एक पक्षकार किसी तथ्य के बारे में स्वीकार करे और दूसरा पक्षकार उसे इनकार करे, यानी कि डिनाइल करे, एक पार्टी एक्सेप्ट करे, सेकंड पार्टी डिनाइल करे, तो इसे बोलते हैं विवादक प्रश्न। विवादक प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, विवादक प्रश्न मोस्टली 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन 3 प्रकार के भी हैं। इसमें हम देखते हैं कि एक तो होता है विधि का प्रश्न और एक होता है लॉ का प्रश्न, नहीं एक होता है विधि का प्रश्न यानी लॉ का प्रश्न और दूसरा होता है तथ्य का प्रश्न और तीसरा बनाते हैं अपन विधि का और तथ्य का दोनों का मिक्स्ड प्रश्न। ठीक, विधि का प्रश्न क्या होता है, विधि का प्रश्न हम देखें तो क्या बात परिसीमा में है, प्रॉपर कोर्ट फीस नहीं दी है सामने वाले ने वादी ने, तो ये चीजें कोर्ट देखता है पहले प्रामा फेसी केस में, क्या कोर्ट की फीस, क्योंकि डिफेंड कोर्ट के लिए कुछ पता नहीं होता है आपके मामले में, जो प्रतिवादी होता है वो सारी चीजें खोज के देता है डिफेंडेंट को कि साहब जो प्रॉपर्टी का मूल्य तो 10 लाख था और इनने 10 लाख के अनुसार अपनी प्रॉपर्टी का मूल्य 5 लाख बताया या 2 लाख बताया, उस पर इनने कोर्ट फीस पे की है, जबकि मेरा ऐसा मानना है कि प्रॉपर कोर्ट फीस नियत की जाए वादी द्वारा। तो ये क्या है, लॉ का क्वेश्चन है। फैक्ट का जमीन वगैरह के मामले में, ठीक, और दोनों का मिक्स क्वेश्चन बन जाता है। यही 3 प्रकार के इश्यू होते हैं। जब ये सारी चीजें हो चुकी तो अब हमारा होता है भैया क्या करें अब, क्योंकि कोर्ट के पास भी ड्यूटी है, इश्यू भी बना लिए कोर्ट ने, अब क्या, अब मामला और प्रमाणित करना है। तो अब हम कैसे प्रमाणित करें, तो अब हम जाएंगे भैया आदेश 16 में। आदेश 16 में क्या होगा, आदेश 16 में जैसा कि आप जानते हो कि भैया समन होगा, किसके लिए, साक्षियों को, सर्विस ऑफ समन विटनेसेस, साक्षी को समन होगा, साक्षी आएंगे वादी की ओर से प्रतिवादी की ओर से, वो अपने अपने कथन कहेंगे, कोर्ट उन्हें रिकॉर्डेड करेगा ऐसे साक्ष्यों के लिए, तो ये सारी चीजें रिकॉर्डेड हो जाएंगी। उसके बाद हम चलते हैं आदेश 16 के बाद आदेश 17। अब क्या होगा कि व्यक्ति क्या करता है कि 17 के अकॉर्डिंग जो हम देखते हैं कि एडजॉर्नमेंट होता है, जो आप प्रैक्टिकल वे में यदि आप प्रैक्टिस करते होंगे तो देखते होंगे कि कितने एडजॉर्नमेंट के एक फाइल में एप्लीकेशन लगी रहती है, लेकिन इसमें निर्धारित किया गया है कि कोई भी जो क्या बोलते हैं सूट है उसके लिए कोई व्यक्ति कितनी बार तक डेट बढ़वा सकता है, तो 3 बार है मैक्सिमम, 3 बार से ज्यादा डेट नहीं बढ़ेगी। प्रैक्टिकल में बढ़ती हैं वो एक अलग बात है, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग 3 बार ही। अब किन कंडीशन में डेट बढ़ेंगी वो सारे रीजन वगैरह लिखते हैं, किन कंडीशन में डेटें नहीं बढ़ाई जाएगी। ठीक, ये सारी चीजें हमें आदेश 17 से पता चलता है। आदेश अब अपना क्या 18 है, 18 में कोई वो साक्षियों को हम बुलाते हैं और भैया जो भी है
उनके रिकॉर्डिंग होते हैं एविडेंस। समन किया 16 में, 18 में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं एविडेंस के लिए। ये सारी चीजें हम देखते हैं और आदेश 18 के अनुसार। और आदेश 19 में हमारा एफिडेविट लग जाता है और आदेश 20 में हम क्या करते हैं, जजमेंट देते हैं। कोर्ट क्या करेगा, जजमेंट देगा, जजमेंट ही तो देता है कोर्ट। तो कोर्ट जजमेंट कब देगा, कितने दिन में देगा, ये सारी चीजें आदेश 20 बताता है। आदेश जजमेंट ऑन डिक्री, आदेश 20 नियम 1, निर्णय कब सुनाया जाएगा। तो जैसा कि आप देखते हैं प्रैक्टिकल में, तो निर्णय कहाँ सुनाया जाएगा, और इसे सीआरपीसी 353 के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो जो जजमेंट है वो तुरंत सुनाया जाएगा कोर्ट के द्वारा, खुले न्यायालय में सुनाया जाएगा। और यदि तुरंत नहीं सुनाया गया है तो किसी भविष्यवर्ती दिन यानी 30 दिन में सुनाने का प्रयास करेगा। और 30 दिन में भी नहीं सुनाया गया है तो 30 दिन का और एक्स्ट्रा टाइम देगा, यानी कुल मिलाकर 60 दिन में न्यायालय को जजमेंट है वो डिलीवर करना पड़ेगा। ठीक, अब हम देखते हैं क्या, हमने आदेश 20 में निर्णय देख लिया। निर्णय होता क्या है, जो सिविल न्यायालय का जो पीठासीन अधिकारी द्वारा जो निर्णय दिया जाता है उसे हम निर्णय कहते हैं सिविल में। जजमेंट, इसमें सारी चीजें लिखी रहती हैं जो मामले के फैक्ट हैं। ठीक, तो निर्णय हो गया। अब निर्णय के बाद बनती है डिक्री। डिक्री निर्णय के कितने दिन बाद तैयार की जाती है, तो डिक्री निर्णय, डिक्री में क्या क्या बातें लिखी रहती हैं, तो डिक्री निर्णय के 15 दिन बाद तैयार की जाती है और डिक्री निर्णय के अनुसार ही लिखी जाती है। और डिग्री में क्या होता है, ये सारी चीजें लिखी रहती हैं जजमेंट की। ठीक, तो ये सारी चीजें हमने देखा और अब हम आगे चलते हैं। अब अपन केस जीत गए, वादी या प्रतिवादी जो भी केस जीत गया, तो क्या उसे जमीन मिल गई? अभी नहीं, अभी आपके लिए इजरा, उर्दू शब्द है इजरा, और आदेश 21 में डिक्रियों का निष्पादन करना पड़ेगा, आपके लिए निष्पादन कराना पड़ेगा कोर्ट से। जब हमें एग्जीक्यूशन कराते हैं तो जब ही हमें प्रॉपर्टी मिलती है। जजमेंट दे दिया कोर्ट ने, उसके बाद हमें एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है कोर्ट में, और एग्जीक्यूशन के लिए हम कहते हैं कि साहब इससे खाली कराओ। संपत्ति यदि उसका पोजीशन है डिफेंडेंट का तो उसका पोजीशन खाली कराया जाएगा कोर्ट के द्वारा। अब इसी बीच क्या होता है, हमारा आदेश 22 आता है। आदेश 22 कहता है पक्षकारों की मृत्यु, विवाह या दिवाला। इसी बीच अब हमारा कोई वादी की ओर से या प्रतिवादी की ओर से किसी व्यक्ति की या किसी पक्षकार की, जो उसका पक्षकार है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या प्रोसीडिंग अपनाई जाती है कोर्ट के द्वारा। तो कोर्ट के द्वारा उनके एलआर के लिए क्या किया जाता है, पार्टी बना लिया जाता है, और एलआर कितनी संपत्ति देने के लिए दायी होंगे, ये सारी चीजें इस आदेश के द्वारा, इस आदेश के माध्यम से देखने के लिए मिलती हैं कि आदेश 22 में किस तरीके से एलआर को रिकॉर्ड पर लाना है, कितने दिन में एप्लीकेशन फाइल होगी, ये सारी चीजें हमें आदेश 22 बात करता है। अब आदेश 23 सिविल मामलों में हम कॉम्प्रोमाइज, आपने देखा होगा कि बीच में ही व्यक्ति ने सूट चलाया और अब उसने कहा कि यार हम तो कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं बीच में, तो वो कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं आदेश 23 के अकॉर्डिंग। अब हमने देखा कि कुछ ऐसे सूट होते हैं जो सरकार, जो कमीशन पे चलते हैं। सबसे पहले अपन कमीशन, कोर्ट किन कंडीशन में कमीशन निकालेगी, तो सेक्शन 75 है, इसे आदेश 26 के साथ पढ़ना है। तो कमीशन किन किन कंडीशंस में निकाली जाएगी, तो कमीशन की 7 कंडीशंस हैं। इसमें कमीशन कोर्ट निकालेगा किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए, स्थानीय अन्वेषण करने के लिए, लेखाओं की परीक्षा करने के लिए, और अनुसंचिवीय कार्य करने के लिए, और कोई ऐसी संपत्ति है जो नेचुरल डिके की है, समाप्त हो जाएगी यदि उसका हमने प्रॉपर टाइम में उसका उपयोग नहीं कराया या नहीं किया। जैसे कोई आलू या टमाटर की फसल है और उसमें क्या ट्रक टमाटर का जा रहा था, हमने उसे रोक लिया और सीज कर लिया, वादी का हो या प्रतिवादी का हो, हम कह रहे नहीं इसका हम वो नहीं करेंगे, विक्रय नहीं करेंगे, तो विक्रय तो करना पड़ेगा क्योंकि नेचुरल डिके की है ये संपत्ति और ये समाप्त हो जाएगी। तो ये सारी चीजें इसमें विभाजन के मामले में, ये सारे में हम कमीशन इश्यू कर सकते हैं। अब कमीशन होता कौन है? कमीशन होता है एक न्यायालय के द्वारा नियुक्त किया गया एक
ऑफिसर, इसे बोलते हैं हम कमिश्नर, आयुक्त, ये क्या करता है, ये वहां पे जाता है, घटना मौका की रिपोर्ट बनाता है, और ये जजमेंट नहीं दे सकता है, नहीं, जजमेंट कोर्ट देगा। सिर्फ इसका काम रहता है कमिश्नर का कि वो वहां पे जाए, घटना मौका बनाए, दोनों पक्षकारों के जो रिकॉर्ड हैं उनका वो लिखे, क्या क्या उनका कहना है दोनों पक्षकारों का। तो कमिश्नर इसलिए नियुक्त किया जाता है। और कमिश्नर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वकील भी हो सकता है, या कोई न्यायालय का ऑफिसर, अन्य कोई ऑफिसर हो सकता है। और कमिश्नर जो रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं कमिश्नर में, उसका कोर्ट के द्वारा एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस री एग्जामिनेशन भी हो सकता है। ठीक, ये सारी चीजें कमिश्नर की जो रिपोर्ट है वो न्यायालय में जा करके वो पेश कर देगा। कमिश्नर के ये स्थिति है मामले की, तो न्यायालय अपने हिसाब से देख लेगा उस रिपोर्ट के लिए। और कमिश्नर आदेश 26 में इसकी पूरी प्रोसीडिंग है कि कौन कमिश्नर नियुक्त करेगा, कमिश्नर के क्या क्या पावर होंगे, कब कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा, कमीशन किन कंडीशन में नियुक्त किया जाएगा, जो सेक्शन 75 में है, ये हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं कुछ सरकार के विरुद्ध वाद होते हैं, कुछ स्पेशल सूट होते हैं जिनमें हमें परमिशन लेना पड़ती है, और बिना परमिशन के हम सूट के लिए चला नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम सेक्शन 79 और 80, यदि सरकार के विरुद्ध हम बात करना चाहते हैं तो हमें 2 माह की परमिशन लेना अति आवश्यक है। जब उसके बाद ही हम सिविल में सूट इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं उसके खिलाफ। यदि सरकार ने अनुमति नहीं दी है तो नहीं कर सकते, पहले सरकार से हमें अनुमति लेनी पड़ेगी 2 महीने में। कुछ ऐसी भी कंडीशन है जिसमें सरकार की वो परमिशन लेना आवश्यक नहीं है। ये सारी चीजें हमें इन सेक्शनों से मिलेगी देखने को। अब ये हमने देखा, हमने कमिश्नर भी नियुक्त कर दिया, हमने सरकार के विरुद्ध भी बात देख ली। अब क्या था, कुछ चीजें अपील संबंधी प्रोविजंस हैं, अपील के बारे में। और फिर जो अपना अपने लिए अभी आदेश 39 देखना है, जिसका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा यूज होता है कोर्ट के समक्ष। इसमें आदेश 39 जो आपने देखा होगा कि कोर्ट में 39(1)(2) की एप्लीकेशन लगती है स्टे के लिए। तो ये सारी चीजें हम आदेश 39 में देखते हैं कि किन किन कंडीशन हैं जिसमें हम अस्थायी आदेश देते हैं। अस्थायी आदेश कब दिया जाता है और क्या क्या चीजें देखी जाती हैं अस्थायी आदेश में, ये सारी इस चीजें के लिए हम ऑर्डर 39 में डिफाइन किया गया है कि आदेश 39 किस तरीके से कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसमें डील करता है, और 39(1)(2) कब लगाया जाता है, और 39(1)(2) में हमें क्या रिलीफ मांगना है। यही तो लिखते हैं हम कि साहब जब तक इसे रोक दो, जब तक ये संपत्ति का विक्रय नहीं करे, या किसी अन्य पक्षकार से न कराए, या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए ट्रांसफर न करे, जब तक की बात का निराकरण नहीं हो जाता है। यदि कोर्ट को ऐसा लगता है तो कोर्ट 39(1)(2) स्वीकार कर लेती है, यदि नहीं लगता तो रिजेक्ट कर देती है। ठीक, यदि कोर्ट ने अलाउ नहीं किया है तो फिर क्या अपील होगी डीजे साहब के यहाँ। डीजे साहब के बाद फिर एक आर्टिकल है, उसका नाम है 227, यानी 227 के अनुसार मिसलेनियस पिटीशन फाइल कर सकते हैं आप हाई कोर्ट में। उसमें भी सारी चीजें लिख सकते हैं कि जो व्यथित व्यक्ति है वो लोअर कोर्ट के जजमेंट से व्यथित है, और लॉयर कोर्ट ने प्रॉपर हमारे दस्तावेजों को इंस्पेक्शन नहीं किया है, या जो भी उसकी प्रॉब्लम होगी वो सारी चीजें हम रिकॉर्डेड करेंगे और हम लिख देंगे कि भैया ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो अपने आप कोर्ट हाई कोर्ट में जो भी आपका मामला है किसके फेवर में जाता है वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। फिर ऐसा ही हमारी प्रोसीडिंग थी। और इसमें अब हम देखते हैं कि जो हमने देखा है जो सबसे ज्यादा यूज होता है कि क्या कोई व्यक्ति एक बार सूट, हर व्यक्ति के मन में आता है, क्या कोई व्यक्ति एक बार अपने डिग्री प्राप्त कर ली और पिताजी ने डिग्री प्राप्त कर ली, अब एलआर चाहते हैं हम दोबारा से सूट लगाएंगे इसके खिलाफ, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो मैं पहले ही बता दूं आपके लिए कि बात का रोक दिया जाना, स्टे ऑफ सूट, और यदि पेंडिंग है तो सेक्शन 10, और यदि फाइनल डिस्पोजल हो चुका है तो आदेश 11 में इस चीजें बताई गई हैं। तो सेक्शन 10 क्या होता है? बात का रोक दिया ना, स्टे ऑफ सूट, यानी 2 पक्षकार हैं
और उनका जो विवाद है वो सेम है, लगभग क्या पूरा ही सेम है उनका विवाद, और पक्षकार भी सेम है। अब उनका मामला क्या है, एक मामला अभी फाइनल रूप से उनका डिसाइड नहीं हुआ है, मामला लंबित है। तो वो पार्टी क्या करती है, एक दूसरे न्यायालय में चली जाती है एक पार्टी। एक में तो है ही मामला पहले से संस्थापित, तो वो दूसरे में और कर दिया उसने। तो ये सारी चीजें हमें देखना पड़ेगा कि भैया एक मामले के लिए क्या करेगा, रोक देगा, ये जजमेंट आने दो पहले, कौन सा वाला जजमेंट पहले आता है उस पर डिफाइन करेगा। ये जरूरी नहीं है कि पहले वाले न्यायालय में हमने बात दायर किया है उसका जजमेंट हो सकता है जो बाद में दायर किया उस वाले जजमेंट हो। तो ये सारी चीजें हमें देखना पड़ेंगी सेक्शन 10 के माध्यम से। इसमें बाद लंबित होता है, अभी सुनवाई मतलब है, अभी हियरिंग होना है इसमें, तो एक के लिए रोक देंगे। ठीक, आदेश नहीं, सेक्शन 11 बात करता है रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा आपने सुना होगा। रेस जुडिकाटा का मतलब होता है सेम पार्टी हो, सेम इंटरेस्ट हो, सेम डिस्ट्रीब्यूट हो, और उनमें हम क्या करते हैं, कोर्ट में जाते हैं और मामला पूर्ण रूप से निश्चायक हो चुका है, डिसाइड हो गया है, फाइनल हियरिंग हो चुकी है, जजमेंट आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, दोबारा ही उसी सूट को लगाना चाहते हैं। अपील में नहीं, अपील अलग ग्राउंड है और फ्रेश सूट लगाना एक अलग ग्राउंड है। तो हम फ्रेश सूट में नहीं लगा सकते, ऐसा इसमें बताया गया है। पार्टी को रोक दिया जाएगा कि नहीं, आप नहीं लगा सकते अब ये सूट विचारण। ठीक, ये सारी चीजें हमें आदेश 11 से, सेक्शन 11 से मिलती हैं। ये सारी चीजें आज हमने देखी हैं शॉर्ट में, और भी हैं कुछ चीजें, कुछ प्रोविजंस जो हमने अभी देखना अभी बाकी है, उन्हें भी हम देखेंगे। तो लगभग एक और सेक्शन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इनहेरेंट पावर क्या होती हैं और किस सेक्शन में डिफाइन की गई हैं। तो इनहेरेंट पावर बोलते हैं हम सेक्शन 151 सीपीसी। सेक्शन 151 की एक एप्लीकेशन लगती है इनहेरेंट पावर की, अंतर्निहित शक्तियां बोलते हैं इन्हें। तो ये क्या होती हैं, एक कोर्ट के पास एक बिना जो हमारा लॉ है ना, उसके लिए हम अपने स्वयं के विवेकाधिकार से हम डिस्क्रेशनरी पावर यूज करके हम कोई वो देते हैं, कोई ग्राउंड या कोई आधार देते हैं जो न्याय के लिए अति आवश्यक है। एंड ऑफ जस्टिस, न्याय के उद्देश्य से, ऐसा नहीं है कि विदाउट जस्टिस दे रहे हैं, नहीं, एंड ऑफ जस्टिस के उद्देश्य से हम ऐसा कोई एप्लीकेशन के लिए एडमिट करते हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ इससे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है सूट में, तो ये इनहेरेंट पावर एक ऐसी वैवेकिक शक्ति है जो न्यायालय अपना डिस्क्रेशन का यूज करके जजमेंट दे सकता है या कार्रवाई आगे कर सकता है। ये सारी चीजें किन किन व्यक्तियों के लिए इनहेरेंट पावर प्राप्त है, तो मैं आपके लिए एक और बात क्लियर कर दूं, सीआरपीसी 482 है, इसमें केवल उच्च न्यायालय के पास इनहेरेंट पावर है। और जबकि हम बात करते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता में, तो सिविल प्रक्रिया संहिता में सभी न्यायाधीशों के पास यह शक्ति प्राप्त है। ऑल जजेस, सीजे सेकंड क्लास से लेकर के हायर रैंक तक यह शक्ति प्राप्त है। ये सारी चीजें आज हमने सिविल प्रक्रिया संहिता के माध्यम से आपके समक्ष साझा करने का प्रयास किया है। इसमें कुछ और प्रोविजंस हैं, जैसे कोई कॉस्ट वगैरह है या कोई खर्चे वगैरह हैं, तो किस तरीके से हम कॉस्ट और खर्चे के लिए देते हैं, और कोर्ट किस तरीके से कॉस्ट और खर्चे के लिए दिलाती है, कितना % दिलाएगी, 35 खर्चे, 34 कॉस्ट सेक्शन, ये सारी चीजें हमने आज आपके समक्ष समझाने का विस्तृत रूप से प्रयास किया है। ऐसी ही लीगल अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट करें। ऐसे ही जो वीडियो हैं, ऐसे ही लेक्चर हैं, उनके लिए किस तरीके से आपको क्या क्या समस्या आ रही हैं प्रैक्टिकल में या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।